जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा तो उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे आपसे। क्या वाकई में वैसा किया जा सकता है या किसी ने किया हुआ है? तो मेरे भाई, वो आपका भाई कर चुका है पहले, इसलिए वो वहाँ लिखा गया है। और आज हम उसी बिहाफ पे, उसी एक्सपीरियंस पे, उसी अनुभव पे आज आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे कैसे आप भी मतलब एक डिसेंट स्कोर, एक अच्छा स्कोर, मिनिमम पासिंग मार्क तो ला ही सकते हो। तो करना क्या है मेरे भाई? बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो जो चाहते हो कि वास्तव में मेरा सी-टेट क्वालिफाई हो, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टीचर टेस्ट निकले, आप भी योग्य हो उसके, तो हम उम्मीद करते हैं आपने दो चीज़ तो अभी तक कर ही ली होगी। दो चीज़ क्या? पहली कि आपने सिलेबस तो देख ही लिया होगा कि मेरे भाई इसमें पूछा क्या जाता है और पोर्शन कितने हैं, किस पोर्शन का कितना वेटेज है, कितने नंबर का आता है, कितना टाइम होता है, माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है, ये सब सारी चीज़ें आपने देख ही लिया होगा। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, अगर निकालना चाहते हो तब, अगर नहीं देखा है तो मेरे भाई देख लेना जाके, अभी भी देर नहीं हुई है। ठीक है, तो पहली बात हम फोकस करते हैं अपने सिलेबस पे। पहला जो हमारा बेसिक किसी भी एग्ज़ाम का जो बेसिक होता है ना मेरे भाई, वो होता है सिलेबस। अब आपने सिलेबस देख लिया तो आपके दिमाग में आएगा हाँ यार ये पॉइंट है, ये सब तो पॉइंट है, लिखा है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा यार क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए मेरे भाई ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा। और आप अगर पॉसिबल हो तो दोनों शिफ्ट का देख लीजिएगा, मतलब जब ऑनलाइन होता था तब का भी और जब ऑफलाइन होता था तब का भी। अगर नहीं पॉसिबल हो तो मेरे भाई केवल ऑफलाइन वाला ही देख लेना, जब से ऑफलाइन हो रहा है सी-टेट। हालांकि आपके भाई ने दोनों मतलब मीडियम से दे के एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब ऑनलाइन होता था तब भी किया हुआ था, और फिर उसके बाद जब ऑफलाइन होता है और तब भी मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो फ़र्क देखो कुछ नहीं है, वही कहते हैं ना, सिर्फ 19-20 का फ़र्क है मेरे भाई। जिसको आता रहेगा, जिसको कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, जिसकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी रहेगी, जिसका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा, जिसका टाइमिंग अच्छा रहेगा मेरे भाई, उसके लिए क्या ऑफलाइन क्या ही ऑनलाइन है। ठीक है, तो हम लोग पहले आप लोग सिलेबस देखेंगे। ठीक है, वो कहाँ से देखेंगे? यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो पड़े हुए हैं मेरे भाई, कोई भी उठा के देख लो, या उनकी वेबसाइट है सीबीएसई वालों की, वहाँ पे जाके विजिट करके आप देख लो सिलेबस, जिसमें सीडीपी आता है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मैथ और साइंस आता है अगर आप मैथ साइंस से हैं, वरना अदर पोर्शन आता है, एसएसटी, ये सब। और उसके बाद क्या बचा? कुछ नहीं बचा। और 150 नंबर के होते हैं टोटल, 30-30 नंबर का सब पोर्शन होता है। और अगर आप जितना बता रहे हैं ना मेरे भाई उतना कर लिए तो 30 में से 25 तो कहीं नहीं गया है भाई। 22 से लेकर 25 के रेंज में तुम रहोगे, 22 से 25, 22 से 25, 22 से 25। तो मेरे भाई पहले सिलेबस देख लेना। फिर उसके बाद पीवाईक्यू अच्छे से देखना मेरे भाई कि हाँ क्वेश्चन जो बना है, खासकर सीडीपी वाला। ठीक है, क्योंकि सीडीपी में होता है क्या है ना मेरे भाई, 4 ऑप्शन रहते हैं, चारों आपको सही लगेंगे। तो भाई हमें सही लगे हैं इससे कोई मैटर नहीं करता कि हमें क्या सही लगता है, मैटर ये करता है कि जो हमारा आयोग है, जो हमारा बोर्ड है, वो सही किसको मानता है, किस आंसर को सबसे ज़्यादा सूटेबल, सबसे ज़्यादा सटीक, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मानता है। अगर आप वही मार के आओगे ना मेरे भाई, तभी आपको मार्क्स अलॉट होंगे, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं है कि आप कितना सही मारे हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यू से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सिलेबस हमने देख लिया, फिर हमने पीवाईक्यू देख लिया, पीवाईक्यू से हमें अंदाज़ा हो गया कि भाई ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हमारे दिमाग में आएगा यार हमने सिलेबस का पॉइंट देख लिया, उस पॉइंट से हमें क्वेश्चन मिल गया कि हाँ भाई इस पॉइंट से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे मान लो मैथ का कोई टॉपिक उठा ले रहे हैं, जैसे मान लो ये एवरेज ले रहे हैं, एवरेज का हमने देखा, सिलेबस में देखा तो उसमें एवरेज लिखा था, और क्वेश्चन पेपर में देखा तो उसमें भी एवरेज पे कोई क्वेश्चन आया था। ठीक है, कोई 5 डाटा दिया था, बोला था इसका एवरेज निकालो। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा मेरे भाई कि अब यार करेंगे कैसे इसे। तो उसके लिए हमको मूव नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा, वो है मेरे भाई कंटेंट तैयार कहाँ से करें। अब कंटेंट तैयार कहाँ से करें, हमारे दिमाग में ये सवाल आएगा। तो मेरे भाई कंटेंट के लिए दुनिया भर के यूट्यूब चैनल हैं, हम
जहाँ से किए थे वो आपको बताते हैं। हमने 2 ही चैनल फॉलो किया था सीटेट के लिए। हम पहले वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक कहते चले आए हैं भाई हिमांशी मैम सचिन सर, हिमांशी मैम सचिन सर, हिमांशी मैम सचिन सर। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो बाकी और भी यूट्यूबर्स हैं, बाकी और भी जो गुरुजी लोग हैं यूट्यूब पे ज्ञान दे रहे हैं, और इसका मतलब वो सब फेक हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। जिसकी ट्यूनिंग जिस टीचर से मैच करती है वो उसके पास जाता है, ठीक है। ऐसी कोई आपकी ट्यूनिंग किसी टीचर से अच्छी मैच कर रही है, बेशक आप उन पे रिलाई करिए, उन पे भरोसा करिए, लेकिन हाँ ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है मेरे भाई, ये बात जानते रहना। उनका कंटेंट देखो और फिर उसके बाद PYQ से मैच करो कि गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं, हमारे जो सर जी पढ़ा रहे हैं, जो हमारे मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, वो का एग्जामवा में आ रहा है, एग्जामवा में आवत होत बा कि वैसे ही पढ़ावता है इनको। अगर एग्जामवा में आवत बा, एग्जाम में आ रहा है तो भाई उन पे आगे बढ़ो उनके साथ। अगर नहीं आ रहा है मेरे भाई तो मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। जैसे इसी पे एक हमारी स्टोरी याद आ गई कि एक लड़की थी, मतलब एक जन का एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि वो जब बंदा उस लड़की से मिला तो उस लड़की से पूछा, उस लड़की का 3 अटेम्प्ट में नहीं निकला था, तो उस लड़की से पूछा कि भाई आप सिलेबस तैयार की हैं, सिलेबस के बारे में जानती हैं? तो उस लड़की ने कहा कि हाँ ये सर जी हमें बताए थे। तो उसने कहा चलिए ठीक है, कोचिंग के मतलब जो सीट है उसमें सिलेबस है। तो उसने कहा ठीक है, लड़के ने कहा ठीक है। फिर लड़के ने पूछा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानती हैं, करती हैं, देखती हैं, बनाती हैं? तो लड़की ने कहा कि जो सर जी का कंटेंट है उसमें इंक्लूड है, जो वो प्रैक्टिस सीट देते हैं उसमें PYQ इंक्लूड है, ठीक है। फिर लड़के ने कहा कि आप मतलब जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं वो आप पढ़ती हो? तो लड़की ने कहा कि वो सर के जो कंटेंट दिए हुए हैं, जो सीट दिए हुए हैं उसमें इंक्लूड है। तो मतलब आप समझ रहे हो भाई, आपका 3 अटेम्प्ट में नहीं निकला तब फिर भी आप ब्लाइंडली फॉलो किए जा रहे हो सर जी को, सर जी को, सर जी को। मेरे भाई ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर नहीं निकले तो समझ लो, अगर आपने अपना 100% दिया है और अगर तब भी नहीं निकला है तो समझ जाओ कहीं ना कहीं आप जिस मीडियम से पढ़ रहे हो उसमें गड़बड़ी है मेरे भाई, ठीक है। इसलिए अगर क्वेश्चन नहीं बनते, अगर क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो इसमें आपकी फ़ॉल्ट है, आपने रिवीजन नहीं किया है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है। लेकिन अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, उनका जो मटेरियल है, उनका जो कंटेंट है उससे कोसों कोसों दूर तक कोई हवा ही नहीं लग रही है, तो मेरे भाई ऐसी जगह पढ़ने से क्या फ़ायदा। फ़िलहाल जहाँ भी पढ़ रहे हो आप ये बात मैच करा लेना। और हमें नहीं लगता कि मानसी मैम और सचिन सर और भी भाई बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं इस फील्ड में, ठीक है। तो मेरा बेसिक मोटो ये है भाई, कंटेंट तुम्हें तैयार करना है, तुम कहीं से भी तैयार करो कंटेंट, लेकिन हाँ वो कंटेंट की वैधता होनी चाहिए, उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए आपके बीएड की भाषा में, ठीक है, वो आना चाहिए। क्योंकि हमें भाई वो कहते हैं ना कि ज्ञान मिलना चाहिए कहीं से भी मिले। मेरे भाई हमें एग्ज़ाम निकालना है, हमें PhD नहीं करनी है साइकोलॉजी में, CDP में, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, ये सब सारी चीज़ों पे हमें PhD थोड़ी करनी है कि हाँ कहीं से भी ज्ञान मिल रहा है लेते चले जा रहे हो, लेते चले जा रहे हो। हमें भाई अल्टीमेट हमारा टारगेट क्या है, हमें मार्क्स लाना है, 90 नंबर किसी भी हाल में लाने हैं बस। तो मेरे भाई आपने सिलेबस देखा, PYQ देखा, फिर उसके रिगार्डिंग आपने कंटेंट देखा, कंटेंट आपका तैयार हो गया तो फिर अब करना क्या है, आपने पढ़ लिया एवरेज होता क्या है मेरे भाई। साइंस में कोई टॉपिक पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, बायोलॉजी पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, तो अब आप उसको उसके रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जो क्वेश्चन मतलब जो टॉपिक हैं उससे रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस 2 चीज़ों से हो सकती है, आप किसी मतलब बुक को रखे हो जो कि चैप्टर वाइज है या टॉपिक वाइज है या प्रीवियस ईयर वाइज है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे उस पोर्शन का मतलब डाल दोगे कि हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस पेपर, तो अपने आप बहुत सारे क्वेश्चन बन के आ जाएंगे, उसे आप सॉल्व कर लो, वहाँ से भी हो जाएगा। और अगर नहीं भी हो रहा है तो आप हिमांशी मैम, सचिन सर, ये सब 30-30 का सेट बना के क्वेश्चन करवाते हैं, वो बहुत मेरे भाई इफेक्टिव होता है। अगर आप कर लोगे ना पहले, और वो भी करना कैसे है ये भी बात समझ लो। देखो जैसे क्वेश्चन आया, ठीक है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आया तो उसको आप बंद करो, फिर अपने से उसको सॉल्व करो, उसको टिक लगाओ अपने से, फिर उसके बाद चालू करो। अगर देखो अगर सही मिल रहा है तब तो बढ़िया है, अगर नहीं मिल रहा है तो भाई आपके रिवीजन में मतलब ये सारी चीज़ों में कमी है प्रैक्टिस में, ठीक है।
फिर उसके बाद आपने सिलेबस तैयार कर लिया, आपने PYQ कर लिया, आपने कंटेंट बना लिया, आपने प्रैक्टिस कर लिया उस कंटेंट पे, खूब सारा प्रैक्टिस। तो मेरे भाई अब करना क्या है, आपको रिवीजन करना है। अब क्या करना है, रिवीजन करना है। अब क्या करना है, रिवीजन। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं पीछे की चीज़ें हम लोग भूलते चले जाते हैं, इसलिए हमको भूलना नहीं है मेरे भाई, इसलिए हमको रिवीजन करना है। हफ्ता में 2 दिन दीजिए, 3 दिन दीजिए, जैसे भी आपको सूटेबल लगे, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। अगर प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पा रहा हो तो कोई टॉपिक उठा लीजिए, कोई चैप्टर उठा लीजिए, उससे 30-40 क्वेश्चन बना लीजिए। इससे इससे बढ़िया रिवीजन और भी क्या हो सकता है मेरे भाई। सब कुछ कर लिए, सब कुछ तैयार हो गया, अब आपको अंदर से वो आ रहा है कि भाई हम देखते हैं कितनी तैयारी हुई हमारी, किस लेवल की तैयारी हुई है और कहाँ से जज करें। तो भाई बहुत से अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जैसे सचिन सर ऑलरेडी अपने प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट देते हैं, हिमांशी मैम कैरियर व्हील पर है, वहाँ भी मॉक टेस्ट देती हैं, और टेक्स्ट बुक है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट देते हैं वो। वहाँ जाइए, वहाँ अपनी जो कौशल है, जो विवेक है, जो आपने पढ़ा लिखा है, उसका मतलब मॉक टेस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए कि भाई हम कितने पानी में हैं, जितने बंदे मॉक दे रहे हैं उसमें कौन सी रैंक हमारी आती है, और फिर वहाँ से इम्प्रूवमेंट करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, टाइम मैनेजमेंट करिए। देखिए आपको सब होता है, देखिए कई बार क्या होता है ना, हमको आता सब है, लेकिन ये बात ये आ जाती है कि मेरे भाई टाइम कम पड़ गया यार, टाइम कम पड़ गया, टाइम कम पड़ गया। तो मेरे भाई ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिस से होगा, ये प्रैक्टिस से होगा। और दूसरी बात रिवीजन से होगा। जब आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस करोगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म का मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन से आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका जो जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर कैसे होगा मेरे भाई, कि जैसे आपने वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ा है कि हाँ इस चीज़ का ये है, ठीक है, जैसे हमारे भारत की राजधानी कहाँ है। तो अगर मान लो एक क्वेश्चन ऐसे घुमा के आ गया कि एक ऐसा प्रदेश है जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, एक और लैंड से घिरा हुआ है, ऐसे प्रदेश की राजधानी कहाँ है, मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप फंस जाओगे। लेकिन अगर आप उसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर मिलेगा कि जो भारत है वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, एक तरफ लैंड से घिरा हुआ है, तो आप वहाँ से तुरंत कैच कर जाओगे कि वो मेरे भाई ये तो इसी की बात हो रही है, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस करो बढ़िया से, और अलग अलग टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि एक टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं तो बने उसी को बनाते चले जाओ, नहीं, अलग अलग टाइप के। इससे थोड़ा जो थॉट प्रोसेस है वो टाइम मैनेजमेंट वाला वो अपने आप मैनेज हो जाएगा। और एक चीज़ और है, जो साइंस के सेक्शन में सबसे ज़्यादा बायोलॉजी का वेटेज आ रहा है, और उसके बाद केमिस्ट्री आ रही है, उसके बाद फिजिक्स आ रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई बायोलॉजी आप लोग ज़रूर एक बार 9th और 10th की बुक जो है, NCERT की बुक आती है साइंस की, हमारे पास तो है नहीं इधर फ़िलहाल, दिख रही है कहीं, वरना हम आपको ज़रूर दिखा देते हैं। उससे आप ज़रूर एक बार मतलब पढ़ लीजिएगा, वो स्पेशली बायो केमिस्ट्री ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वरना मेरे भाई जो हमारे मैथ के स्टूडेंट हैं ना, वो साइंस में बहुत लैग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं, लैगिंग बहुत ज़्यादा वहीं पाई जा रही है। मैथ के क्वेश्चन बना ले जा रहे हो, लेकिन साइंस वाले में गड़बड़ा रहा है। और दूसरी बात इंग्लिश में मेरे भाई होता क्या है ना, कि जो सबसे बड़ा दिक्कत आ रहा है कंप्रहेंशन में। एक तो इतना बड़ा कंप्रहेंशन दे रहे हैं वो लोग, मतलब पढ़ने वाला, और ऊपर का पढ़ो नीचे का भूल जाओ, नीचे का पढ़ो ऊपर का भूल जाओ। और तो इसलिए करना क्या है, एक बार थोरोली रीड करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन रीड करो, फिर उसके बाद पैसेज रीड करो। इतना टाइम होता नहीं मेरे भाई, ये तो आइडियल है, मतलब बताते हैं सब। तो इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो, उसी के अकॉर्डिंग पैसेज पढ़ो। और एक चीज़ और सबसे बड़ी गलती, अगर पैसेज हमारे फेवरेबल टॉपिक से आ गया, मान लो कोई अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो हम जानते हैं उसके बारे में, तो कई बार बच्चे क्या होता है ना कि अपने अकॉर्डिंग मतलब उसका आंसर दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। जो पैसेज में कहा गया है, पैसेज में मान लो अगर गलत चीज़ उसके बारे में कही गई है, तो भाई आप गलत ही आंसर लगा के आओ। ये मत कहो कि अरे यार ये तो गलत लिख दिया है। भाई पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ना कि अपने अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। बहुत बार ये गलती होती है, हमें पैसेज के अकॉर्डिंग देना है। कुछ भी हो जाए, पैसेज से भटकना नहीं है। जो पैसेज में लिखा गया है उसी का एनालिसिस करके हमें आंसर देना है। ये नहीं कि हमें अपने से आंसर दे देने भाई अरे यार इसका तो ये होगा। जैसे पैसेज में अगर लिखा है 2+3=6 लिख दिया है कहीं, तो अगर क्वेश्चन में पूछ दिया 2+3 अगर वहाँ क्वेश्चन में अगर 5 आंसर दिख गया है ना मेरे भाई, तो वो 5 पे नहीं मार्क करना है, वो 6 पे ही मार्क करना है, क्योंकि पैसेज में ऐसा लिखा है। तो हमें पैसेज के रिगार्डिंग ही आंसर देना है। ये इंग्लिश में बहुत ख्याल रखना मेरे भाई। बाकी सचिन सर, हिमांशी मैम, और जहाँ भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो वहाँ पे भरोसा रखो,
अच्छे से प्रैक्टिस करो, अभी पर्याप्त टाइम है। कोई बढ़िया बुक ले लो मेरे भाई, जो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको बना जाओ मेरे भाई। सीटेट अच्छा नंबर से निकलेगा और कोई रोक नहीं पाएगा मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।